हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईएएस विद अरिहंत में। हमारी एक सीरीज चल रही है जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर के, जिसमें हम विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में जैसे कि आईएएस और अलग अलग राज्यों के पीसीएस परीक्षाओं में पूछे गए साइंस के प्रश्नों और टेक्नोलॉजी के प्रश्नों को सॉल्व करवा रहे हैं। लेकिन इस सीरीज में आगे बढ़ें उससे पहले बात करेंगे अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से सामान्य विज्ञान की इस पुस्तक की, जिसमें 1990 से लेकर के 2023 तक आए हुए आईएएस और अलग अलग परीक्षाओं के जो पीसीएस की परीक्षाएं हुई हैं अलग अलग राज्यों में, उनके 250 प्रश्न पत्रों को लेकर के उनमें से साइंस के लगभग 3500 प्रश्न निकाल करके चैप्टर वाइज उनको डिवाइड किया है। उसके बाद उनको टॉपिकों में डिवाइड किया है। हर एक टॉपिक को स्टार्ट करते समय पुस्तक में शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं और उन शॉर्ट नोट्स के साथ ही फिर प्रश्नों को हल किया गया है। हर एक प्रश्न का डिटेल सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के अलावा क्या किया गया है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए नॉलेज प्लस भी इसमें दिया हुआ है। अब अगर आप इस पुस्तक को खरीद लेते हैं तो उसमें क्या रहेगा कि एक तो रिवीजन के टाइम पे ही आपके काम आएगी। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते चलेंगे, आप कुछ को अंडरलाइन करते चलेंगे, ग्राफ बनाते चलेंगे, हम लोग भी इसमें कुछ एड ऑन करते चलेंगे। उससे क्या हो जाएगा, रिवीजन के टाइम पे आपके लिए ये फायदेमंद और भरोसेमंद सोर्स हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप इसको एक बार पढ़ चुके हैं तो रिवीजन में बहुत कम टाइम आपको लगेगा। अब चलिए अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं। सीरीज की हम बात करें, देखिए हमारा जो टॉपिक है कार्बनिक रसायन का, दूसरा टॉपिक है बहुलक। बहुलक का मतलब होता है एकलक की पुनरावृत्त संरचना, अर्थात एक मॉलिक्यूल के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, इस तरीके से एन बार अगर अणुओं को जोड़ दिया जाए तो जो एक एक अणु है इसको एकलक कहा जाता है। और इसकी पुनरावृत्ति जो हो रही है, लगातार अणु जुड़ता चला जा रहा है, इस घटना को या इस अणु को हम कहते हैं बहुलक या पॉलीमर। अब अगर हम बात करें पॉलीमर के प्रकारों की, ये दो प्रकार के होते हैं। एक जो योगज बहुलक जैसे पीवी, पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन, रबर, और संघनन बहुलक, इनकी बात करें इसमें होती है टेरिलीन या नाइलॉन। अब देखिए जो बहुलक हैं उनको हम तीन अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। बांटने के लिए हम बहुलक को बांटेंगे, एक होता है रेसा, दूसरा है रबर, और तीसरा है प्लास्टिक। सामान्य रूप से हमारे सामने जो बहुलक उपस्थित हैं वो इन तीन कैटेगरी में बटे हुए हैं। ठीक है, रेसों की बात करें तो ये प्राकृतिक भी हैं और ये कृत्रिम भी हैं। जैसे हम रेयन की बात करते हैं जिसको कृत्रिम रेशम कहा जाता है, ये एक प्राकृतिक रेशा है, सॉरी कृत्रिम रेशा है, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर है। अगर हम प्राकृतिक की बात करें तो कपास से हमको रेशा प्राप्त होता है, भांग के पौधे का जो तना होता है उससे हमको रेशा प्राप्त होता है, हमको जूट प्राप्त होता है सन या पटसन के पौधे से, फ्लेक्स उसी तरह का पौधा होता है लेकिन थोड़ा सा व्हाइट कलर का होता है, हमको रेशम प्राप्त होता है एक कीड़े से। इस तरह से, या फिर हम बात करें ऊन की, या हम बाल हम प्राप्त करते हैं बहुत सारी बकरियों या भेड़ों की अलग अलग प्रजातियों से, ये सभी प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत आते हैं। सामान्य तौर पर जो प्राकृतिक रेशे हैं उनकी अगर हम बात करें, जिनमें जंतु से जो प्राप्त हैं हमको वो प्रोटीन होते हैं, और जो पौधों से हमको प्राप्त हैं जैसे कि हम फ्लेक्स की बात कर रहे थे, पटसन की बात कर रहे थे, या मान लीजिए हम कपास की बात कर रहे थे, तो ये सामान्य तौर पर सेलुलोज से बने होते हैं। जंतुओं से प्राप्त जैसे कि हमने रेशम की बात करी इस तरह के, या हमने ऊन की बात करी, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस है। और अगर जब हम पेड़ों से प्राप्त करते हैं तो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स या सेलुलोज से बने। अब करते हैं रबर की बात। रबर भी दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक नेचुरल और आर्टिफिशियल या कृत्रिम। प्राकृतिक रबर की बात करें तो ये नियोप्रीन से बनी हुई होती है। प्राकृतिक रबर ये एक पौधा होता है, उसमें कट लगा दिया जाता है, जब उस पौधे में कट लगा देते हैं तो दूध निकलता है, पौधों से निकलने वाले दूध को हम लेटेक्स के नाम से जानते हैं। अब लेटेक्स में क्या होता है, काफी सारी मात्रा में नियोप्रीन होती है, वो जब सूख जाती है प्रोसेस करते हैं हमको एक पदार्थ मिलता है काफी चिपका टाइप का और बहुत मुलायम पदार्थ मिलता है जिसको हम रबर कहते हैं। लेकिन वो इतना मुलायम होता है कि उससे चीजें नहीं बनाई जा सकती हैं। फिर क्या किया जाता है, उस जो कोमल रबर है उसको हम सल्फर के साथ गर्म कर देते हैं। सल्फर के साथ गर्म करने से वो काफी ज्यादा क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, स्ट्रॉन्गनेस उसकी बढ़ जाती है,
उसका फिर हम प्रयोग कर सकते हैं कोई भी सामान बनाने के लिए। ये जो घटना है रबर का सल्फर के साथ गर्म करना, इस घटना को हम कहते हैं वल्कनाइजेशन या वल्कीकरण। वल्कीकरण का मतलब होता है रबर को सल्फर के साथ गर्म करना। इसके अलावा कई सारी प्रकार की रबर हैं, जैसे ब्यूना एस वगैरह है, वो सब कैसी होती हैं, वो लैब में बनाई जाती हैं, वो आर्टिफिशियल रबर होती हैं। प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक भी नेचुरल और आर्टिफिशियल दो प्रकार का होता है। अगर हम नेचुरल प्लास्टिक की बात करें तो इसमें कहीं लाख कहा जाता है, कहीं इसे लाह कहा जाता है। ये पदार्थ एक कीड़े के द्वारा, जिसको लाह का कीड़ा कहा जाता है, उस कीड़े के द्वारा उत्सर्जित होता है। अपनी सुरक्षा के लिए वो एक खोल बना लेता है अपने चारों, और उस प्लास्टिक के द्वारा चूड़ी वगैरह बनाई जाती हैं, आभूषण बनाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोर्ट के आदेश पर या किसी अधिकारी के आदेश पर किसी चीज को जब सीज किया जाता है तो एक पट्टी लपेट दी जाती है और उसके ऊपर एक मोहर लगा दी जाती है। तो वो जो वहां पे तरल पदार्थ डाला जाता है, जो कुछ देर बाद सूख जाता है, वो पदार्थ क्या होता है, वो लाख ही होता है। ठीक है। अब प्लास्टिक सिंथेटिक टाइप का भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, या लैब में बना हुआ भी हो सकता है। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक उस प्लास्टिक को कहते हैं जिसको हम बार बार गर्म करें और वो बार बार पिघल जाए और अपनी आकृति को बदल ले। जैसे पॉलीथीन है, उसको आप एक बार गर्म कर दीजिए, उसको एक रूप दे दीजिए। या जो सामान्य प्लास्टिक हमारे घरों में यूज होते हैं, डब्बे डबिया वगैरह जो आते हैं या बोतलें हैं, इनको एक बार गर्म कर दीजिए, अपना रूप बदल लेंगे। फिर इनको दोबारा गर्म कर दीजिए, फिर से पिघल जाएंगे। दोबारा गर्म कर दीजिए इनको, फिर से पिघल जाएंगे। ऐसे प्लास्टिक को हम थर्मोप्लास्टिक के नाम से जानते हैं। दूसरे तरह के प्लास्टिक होते हैं जिनको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के नाम से जानते हैं। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? ऐसा प्लास्टिक जिसको एक बार जब हम शुरुआत में बनाते हैं तब अगर उसको पिघला लिया, या जब उसको जो भी मोल्डिंग कर दिया, उसको जो भी रूप दे दिया, उसमें हम दोबारा गर्म करके कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अर्थात ऐसे प्लास्टिक जिनको पिघलाया नहीं जा सकता है, जो उनको एक बार शेप आपने दे दी, वो फिक्स हो गई, ऐसे प्लास्टिकों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। जैसे टेफलॉन बर्तन आते हैं ना, नॉन स्टिक वाले, जिनमें खाना नहीं चिपकता है, इसलिए उनको नॉन स्टिक कहा जाता है। तो टेफलॉन के बर्तन आते हैं, वो उसके द्वारा बनते हैं। आपने देखा होगा कुकर का जो हैंडल होता है वो भी तो प्लास्टिक से बना होता है, लेकिन कुकर गर्म होता रहता है, वो पिघलता नहीं है। बेकेलाइट से वो हैंडल बनाए जाते हैं, तो एक बार अगर वो मोल्ड हो गया तो वो उसी रूप में रहेगा। तो बेकेलाइट हो गया, टेफलॉन हो गया, वो किस तरह के हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अब बात करते हैं बहुलकों के उदाहरण और उपयोग। यहाँ पे एक साथ सारे बहुलक दे रखे हैं, इनमें प्लास्टिक भी हैं, इनमें रेसे भी हैं, सब कुछ हमने ऑलरेडी इनको अलग अलग डिवाइड करके इनके एग्जाम्पल्स के साथ समझ लिया है, सबके क्या क्या नेचर होंगे, कैसे कैसे ये बने हुए हैं। इसके अलावा अगर इनकी बात करें तो एक तरह का और हमको पॉलीमर देखने को मिलता है। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं। एक जिनको हम सुगर्स कहते हैं, सुगर में मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एवं ट्राइसैकेराइड को शामिल किया जाता है। ये स्वाद में मीठे होते हैं। जैसे हम ग्लूकोज की बात करें, फ्रक्टोज की बात करें, सुक्रोज की बात करें, माल्टोज की बात करें, ये सभी इसके अंतर्गत। दूसरी कैटेगरी में नॉन सुगर्स आते हैं। नॉन सुगर्स में क्या होता है, ये पॉलीसैकेराइड इसमें शामिल किए जाते हैं, ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। इसके अंतर्गत हम सामान्य तौर पर स्टार्च और सेलुलोज को शामिल करते हैं। सुने हुए नाम है, पत्तियों में स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च और सेलुलोज होते क्या हैं? तो भैया ये पॉलीमर श्रृंखला होती है ग्लूकोज की। ग्लूकोज के बहुत सारे अणु जब एक के बाद एक के बाद एक जुड़ते चले जाते हैं तो इस तरह से स्टार्च बनता है। और स्टार्च के भी जब काफी सारी लंबी लंबी श्रृंखलाएं बन जाती हैं, क्रॉस श्रृंखलाएं बन जाती हैं, तो सेलुलोज बनता है या काष्ठ बनता है, लकड़ी बनती है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए आगे बात करते हैं। नायलॉन 6 की बात करें तो ये क्या है, उपयोग क्या है इसका? रेशा बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, टायर बनाने में, रस्सी बनाने में। एक्चुअली ये रेशा है। नायलॉन 66 की बात करें, ब्रश बनाने में, संश्लेषित रेशे बनाने में, पैरासूट और रस्सी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। बैकेलाइट की बात करें तो गियर, सुरक्षा परत एवं वैद्युत उपकरण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अभी हमने बात करी थी ना, जो कुकर का हैंडल लगा होता है, काला काला जो पार्ट रहता है प्लास्टिक, बैकेलाइट का ही होता है।
पिघलता नहीं है तो बिजली के सामान बना दीजिए, शॉर्ट सर्किट होगा, स्पार्किंग होगी, तब भी ये प्लास्टिक पिघलेगा नहीं। अब बात करते हैं मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, तो प्लास्टिक के रेसिन बर्तन बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। पॉलीएक्रिनो नाइट्राइल की बात करें तो ये संश्लेषित रेशे एवं संश्लेषित ऊन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर की बात करें तो ऑटोमोबाइल, टायर और चप्पल बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्राइल रबर की बात करें तो सील बनाने, टैंक के अस्तर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सील जो वैसी मोहरें आती है, कागज पे लगाने वाली जो मोहर आती है, वो बनाने के लिए। पॉलीइथाइलिन एक्राइलेट की अगर हम बात करें तो फिल्म बनाने, घर के पाइप और कपड़े बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोई पतली हमको ऐसे कोई बनानी है, तो कोई फिल्म मतलब कि कोई कागज टाइप की कोई चीज बना देनी है जो प्लास्टिक या रबर की हो, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक तरह का प्लास्टिक है ये। टेरिलीन की बात करें तो ये एक रेसा होता है, फाइबर होता है, तो इसे रेसे, बेल्ट, तार और टेंट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लिप्टन की बात करें तो ये क्या है, प्लास्टिक और पेंट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीथीन की बात करें तो ये विद्युत रोधक, पैकिंग, घरों और प्रयोगशालाओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो तार होते हैं बिजली के, उनके ऊपर लेयरिंग चढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीस्टाइरीन की बात करें तो विद्युत रोधी, पैकिंग पदार्थ, खिलौने, घरेलू सामान, रेनकोट और बैग बनाने के लिए इस्तेमाल इसका किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड या पीवीसी की बात करें तो विनाइल, फर्श, चमड़े के कपड़े या जो पाइप होते हैं घरों में, जैसे पानी के पाइप हैं, बिजली की फिटिंग करने के लिए जो पाइप होते हैं जिनके अंदर से तार भेजे जाते हैं, उस तरह के जो पाइप होते हैं वो पीवीसी के द्वारा बनाए जाते हैं। या कंटेनर हैं, ऑयल कंटेनर्स जो आते हैं वो भी पीवीसी के द्वारा ही बनाए जाते हैं। टेफ्लॉन की बात करें तो ये वैद्युत रोधक होता है और खाने के बर्तन, जिनको नॉन स्टिक के बर्तन कहा जाता है, उनको बनाने में टेफ्लॉन का इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं प्रश्नों के ऊपर। अब ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। हम जानते हैं ऊन कैसा है, प्राकृतिक बहुलक है, एक रेशा है जो किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। रेशम की बात करें तो रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है, यह भी एक प्राकृतिक बहुलक है, एक रेशा है जो क्या होता है, हमको प्राप्त होता है प्रोटीन की वजह से। चमड़े की बात करें तो चमड़े के अंदर जो रेशे होते हैं वो भी क्या होते हैं, बहुलक होते। पूरा चमड़ा बहुलक नहीं है, लेकिन अंदर जो रेशे हैं वो सभी क्या है, वो बहुलक हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि चमड़ा किससे बना हुआ है, प्रोटीन से। प्रोटीन अपने आप में अमीनो एसिड का क्या है, एक बहुलक होता है, पॉलीमर होता है। तो ये तीन तो भाई हैं रेशे, मतलब सॉरी बहुलक। प्राकृतिक बहुलक नहीं है, क्या पूछ रहा है, प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो नायलॉन कैसा है, ये सिंथेटिक है, आर्टिफिशियल इसको बनाया गया है। या तो हमको डायरेक्ट पता हो तो डायरेक्ट लगा देंगे, अगर नहीं डायरेक्ट पता है तो नेचुरल वाले से चलिए कि भाई कौन कौन नेचुरल है तो हटा दीजिए, बाकी जो बचेगा वो सिंथेटिक हो जाएगा। ठीक। नायलॉन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, नायलॉन संश्लेषित बहुलक है, जबकि ऊन, रेशम तथा चमड़ा प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक प्रकृति में वनस्पति अथवा जीव कोशिकाओं में पाए जाते हैं। उदाहरण स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, प्राकृतिक रबर, न्यूक्लिक अम्ल जैसे डीएनए, आरएनए, ये भी तो पॉलीमर होते हैं। ये सारे के सारे प्राकृतिक बहुलक में कंसीडर किए जाते हैं। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है। कह रहे हैं देखिए प्रोटीन, तो प्रोटीन अमीनो एसिड का बहुलक होता है। स्टार्च ये किसका है, अमीनो एसिड का। स्टार्च की बात करें तो ये क्या है, ग्लूकोज का। रुई क्या होती है, सेलुलोज होती है ना, सेलुलोज भी किसका बहुलक है, ग्लूकोज का। मतलब ये सारे तो बहुलक हैं। पूछ रहा है कौन बहुलक नहीं है, घी बचेगा। घी फैट होता है, ये फैटी एसिडों से बना होता है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की रिएक्शन से जो पदार्थ हमको मिलते हैं उनको घी या वसा के नाम से जानते हैं। अब जो वसा है वो दो प्रकार की होती है, एक जिसको हम सैचुरेटेड वसा कहते हैं। सैचुरेटेड वसा आप ऐसे अगर मोटा मोटी देखना चाहते हैं तो या तो आप ऐसे कह दीजिए कि जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। टेक्निकली तो इसको ऐसे कहेंगे, मोटा मोटी समझना है तो आप इसको ऐसे कह दीजिए कि भैया सर्दियों के टाइम पर जो जम जाता हो, जो फैट है वो अगर सर्दियों में जम जाए तो उसको हम घी कहते हैं। सर्दियों में अगर वो नहीं जमता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तेल कहते हैं, या अनसैचुरेटेड या
असंतृप्त वसा कहते हैं। असंतृप्त वसा में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड मिलेगा या ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। अगर हम खाने के हिसाब से देखें ह्यूमन बॉडी के लिए, तो सैचुरेटेड फैट हैं, ये क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, अनसैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल करना चाहिए। फैट का वैसे भी इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन करना भी है अनसैचुरेटेड। अब अगर अनसैचुरेटेड फैट की श्रेणी में आ जाए, तो सबसे जो बढ़िया अनसैचुरेटेड फैट है वो सूरजमुखी का तेल माना जाता है, क्योंकि उसमें अनसैचुरेटेड फैट की मात्रा या परसेंटाइल बहुत कम होता, बहुत ज़्यादा होता है, और ट्रांस फैट और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा उसमें न्यूनतम होती है। इसलिए हृदय के जो रोगी होते हैं, डॉक्टर उनके लिए सूरजमुखी का तेल ही रिकमेंड करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक तरीका यह भी है आप जानने का कि जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं वो घी होते हैं सामान्य तौर पे, और जो पौधों से प्राप्त होते हैं सामान्य तौर पर वो क्या होते हैं, तेल कहलाते हैं या असंतृप्त वसा कहलाते हैं, मोटा मोटी अगर आपको समझना है, ठीक है। अब इसमें नारियल वाले तेल को छोड़ देंगे, सैचुरेटेड काफी मात्रा में होता है। घी बहुलक नहीं है, जबकि स्टार्च, प्रोटीन, रुई बहुलक हैं। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड क्या है, अभी हमने बात करी थी स्टार्च और सेलुलोज के बारे में। प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल आदि बहुलक पादप एवं जंतुओं में जैविक प्रक्रमों को संचालित करते हैं, अतः ये जैव बहुलक कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक रबर निम्न में से एक का बहुलक है। ब्यूटाडाइन, ये तो क्या होता है। एथिलीन, ये खुद अपने आप में क्या बनाता है, तो प्लास्टिक बनाता है, रबर नहीं बनाता। स्टायरीन, ये कृत्रिम रबर बनाता है। आइसोप्रीन क्या बनाता है, ये प्राकृतिक रबर बनाता है बहुलीकृत होकर के। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। आइसोप्रीन एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका फॉर्मूला होता है C2 डबल बॉन्ड CCH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बहुलीकरण वह प्रक्रिया है या वह अभिक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अन्य अधिक अणु भार वाला बड़ा अणु बनाते हैं। बहुलीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को एकलक या मोनोमर एवं उत्पाद को पॉलीमर कहा जाता है। आइसोप्रीन एक रंगीन द्रव है जो पेट्रोलियम के भंजक आसवन से प्राप्त होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। अब देखिए यहां दिक्कत क्या है, नियोप्रीन तो रबर हो गई ना, अब प्लास्टिक क्या है, पॉलीथीन भी एक प्लास्टिक है और टेफ्लॉन भी एक प्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक नहीं है, तो थर्मोप्लास्टिक तो देखो नियोप्रीन एक रबर है, ठीक है, ये भी एक प्लास्टिक है, लेकिन इनमें अगर इनमें देखा जाए ये थर्मोप्लास्टिक है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। असल में जो क्वेश्चन होना चाहिए वो क्वेश्चन यहां पे ये होना चाहिए, ये क्वेश्चन होना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक प्लास्टिक नहीं है, तब ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सही होगा। फिर इसका आंसर हो जाएगा न्यूप्रीन। अगर हम ये कहें कि कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है, तो भैया ये रबर होती है इसलिए ये भी नहीं है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है इसलिए ये भी थर्मोप्लास्टिक नहीं होता है। तो आंसर दोनों ही हो जाएंगे फिर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नियोप्रीन एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। नियोप्रीन क्लोरोप्रीन का एक उच्च बहुलक है। यह एक प्रकार का कृत्रिम रबर है। इसका प्रयोग पाइप, बेल्ट आदि बनाने में होता है, जबकि टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन एवं पॉलीथीन प्लास्टिक हैं। ये कैसा है, थर्मोसेटिंग। एक बार आकार दे दिया तो फिर इनके आकार को बदला नहीं जा सकता। और इन दोनों की बात करें तो ये कैसे हैं, ये थर्मोप्लास्टिक हैं। आप जितनी बार गर्म करोगे उतनी बार ये पिघल जाएंगे। इनकी एक तरीके से कह सकते हैं आप कि ये फिक्स नहीं होते हैं, गर्मी के साथ ये हमेशा रिएक्ट करते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रिएक्ट नहीं करते गर्मी के साथ। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेलुलोजी रेशे का उदाहरण है। रेयन, लिनन, जूट, नायलॉन। नायलॉन होना चाहिए। नायलॉन एक गैर सेलुलोजी रेशे का उदाहरण है, जबकि रेयन, कॉटन, सन, जूट, लिनन आदि सेलुलोज से बने होते हैं। सेलुलोज मतलब जो पौधे से प्राप्त होता है, स्टार्च से भी बड़ा बहुलक, उसको हम सेलुलोज के नाम से जानते हैं, ठीक है।
कम अणुभार वाले यौगिकों से मनुष्य द्वारा प्रयोगशाला में बनाए गए बहुलक संश्लेषित बहुलक या सिंथेटिक पॉलीमर्स कहलाते हैं, जैसे नायलॉन, डेक्रोन, बैकेलाइट, संश्लेषित रबर, पॉलीस्टीरीन आदि। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? देखिए, नायलॉन अपने आप में एक रेशा है, टेफ्लॉन अपने आप में क्या है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, पॉलीस्टायरीन अपने आप में क्या है, एक प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक। अब बचा कौन सा? अगर ये सब अलग अलग तरह से पॉलीमर हैं तो बचा का कौन सा? कैप्रोलैक्टम बचेगा। ये चाहे जो भी चीज क्यों ना हो, हम नहीं जानते कि असल में है क्या चीज, लेकिन ये जो भी चीज है यही इन तीनों से डिफरेंट है, तो हम इसको टिक कर देंगे। कैप्रोलैक्टम पॉलीमर नहीं है। अब ये है क्या चीज? यह एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र CH2 होल 5 CONH होता है। यह नायलॉन के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि नायलॉन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टरीन आदि पॉलीमर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है, किसको हमने आर्टिफिशियली नहीं बनाया है? नियोप्रीन है, वैक्सीन है, टेफ्लॉन है, और या फाइब्रोइन है। नियोप्रीन प्राकृतिक रबर कहाँ होती है? सिंथेटिक रबर है ना। फाइब्रोइन की बात करें तो ये कृत्रिम पदार्थ नहीं है, यह एक प्राकृतिक पदार्थ है। ये अवलेय प्रोटीन होते हैं। तो ये असल में क्या है? ये प्रोटीन है, बहुलक तो है लेकिन ये प्रोटीन टाइप का है, जो रेशम तंतुओं के घटक हैं, जबकि लैक्सोन, नियोप्रीन और टेफ्लॉन कृत्रिम पदार्थ हैं। ये भी सारे के सारे क्या हैं? बहुलक हैं, पॉलीमर हैं, बट ये आर्टिफिशियली बनाए गए हैं, मनुष्य द्वारा लैब में तैयार किए गए हैं। या आइसोप्रीन की बात करेंगे तो वो कृत्रिम रबर हो जाएगी, नियोप्रीन की बात करेंगे तो वो सिंथेटिक रबर हो जाएगी। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला फाइबर क्या है? आपको याद होगा, हमने पिछली क्लास में, जस्ट पिछली क्लास में कल ही हमने केवालर के बारे में पढ़ा था। केवालर वो चीज है जो आर्टिफिशियली सबसे पहले संश्लेषित की गई थी। फिर उसके बाद हमने बात करी थी कि भाई यहाँ पे फुलरीन का प्रयोग किया गया। उसके बाद फिर हमने देखा कि ग्राफीन का प्रयोग किया गया या ग्राफीन का आविष्कार हुआ, और उसके बाद में फिर ब्लैक गोल्ड का आविष्कार हुआ था। अगर हम बात करें केवालर की, इसका प्रयोग किया जाता है जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती हैं उनको बनाने के लिए। असल में ये क्या होता है? कांच से निर्मित रेशे होते हैं, फाइबर्स होते हैं। आगे, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए केवालर नामक एक बहुलक उपयोगी होता है। इसमें पटलित कांच प्रयोग किया जाता है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद लेयर, लेमिनेटेड कांच जिसको कहते हैं। यह कांच मूल रूप से साधारण कांच की अनेक परतों के बीच पॉलीकार्बोनेट की एक पतली परत डालकर बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को आमतौर पर लेमिनेशन कहा जाता है। एक के बाद एक के बाद एक परत या उसके छोटे छोटे टुकड़े अरेंज करके बहुत पतले पतले, और फिर उनके बीच में क्या करते हैं? पॉलीकार्बोनेट की लेयर्स डालते जाते हैं। लेयर डालते जाते हैं तो काफी लचीला टाइप का रहता है, और फिर जब ये काफी मोटा हो जाता है तब ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आता है। जिससे क्या होता है कि अगर गोली टकराती भी है तो अपनी सारी गतिज ऊर्जा जब इसको ट्रांसफर करती है तो कांच उसको पार नहीं होने देता, और पॉलीकार्बोनेट क्या करता है? उसकी एनर्जी को पूरे उसमें वितरित कर देता है, जिसके कारण गोली इसमें आर पार नहीं जा पाती। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? सेलुलोज है भाई, लकड़ी होती है। सेलुलोज का मतलब क्या? घास फूस लकड़ी। अब अगर इसको हम डाल दें सड़ने के लिए तो कुछ टाइम बाद ये सड़ करके खत्म हो जाती है। इसका मतलब इसको जैव निम्नीकृत का मतलब हो गया जिसको जीवाणु खा करके सड़ा करके खत्म कर दें, वो पदार्थ क्या कहलाता है? जैव निम्नीकृत पदार्थ कहलाता है। लकड़ी तो सड़ जाती है। प्रोटीन है तो कोई भी जीव जंतु है वो किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। पौधों की पत्तियां हैं, पौधे हैं, वो भी किससे बने हुए हैं? प्रोटीन से बने हुए हैं। अगर हम पौधे का या किसी जीव जंतु का कोई पार्ट जमीन में डाल देते हैं तो वो सड़ करके अपने आप खत्म हो जाता है। इसका मतलब प्रोटीन भी खत्म हो सकती है। स्टार्च की बात करें तो पत्तियां स्टार्च से बनी होती हैं। गेहूं का दाना है, चावल का दाना है, या जो अनाज होता है वो स्टार्च ही होता है। आलू है वो भी स्टार्च ही है। तो आलू को अगर हम डाल देंगे तो क्या वो सड़ करके खत्म नहीं हो जाएगा? तो इसका मतलब ये भी खत्म हो जाता है।
बचा कौन? पीवीसी। प्लास्टिक के जो पाइप होते हैं उनको आप जमीन में डाल दीजिए, वो पड़ा रहेगा लेकिन खत्म नहीं होगा। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड को जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता। जैव निम्नीकृत या बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर वह होते हैं जिनका विखंडन जैविक क्रियाओं के द्वारा समय के साथ प्राकृतिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से हो जाता है। सेलुलोज, स्टार्च एवं प्रोटीन जैव निम्नीकृत बहुलक होते हैं। क्या है? टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? अब देखिए बिल्कुल एकदम पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करें तो ये तो क्या हो गया? पीवीसी हो गया। ये पॉलीविनाइल फ्लोराइड क्या हो गया? पीबीएफ हो गया। डाईफ्लोरोमेथेन ये क्या हो गया? ये तो फ्रेऑन गैस हो गई, या आप इनको कह सकते हैं कि सीएफसी हो गया। ये तो फ्रिज में चीजों को ठंडा करने के लिए, एसी में ठंडक पैदा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। अब या तो ऐसे करके कर लीजिए कि ये तीनों नहीं है, तो ये ऊपर वाला जो भी होगा इसका कोई भी नाम हो वही हमारा आंसर होगा। पीवीसी तो पाइप होता है ना, इसी तरह से पॉलीविनाइल फ्लोराइड भी एक पाइप होता है, मतलब प्लास्टिक होता है। और डाईफ्लोरोमेथेन की बात करें तो उसको सीएफसी कहा जाता है। भाई सीएफसी का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर वगैरह में, ये भी नहीं होता है। टेफ्लॉन के बर्तन बनते हैं, नॉन स्टिक वाले बर्तन, उसका असल में नाम होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। एकदम फिक्स डाटा है। यह एक संश्लेषित फ्लोरो बहुलक है। PTFE एक ठोस फ्लोरोकार्बन है। इसका घनत्व वगैरह याद करने की कोई जरूरत नहीं है, 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है एवं इसका गलनांक 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह अनेक कार्यों के लिए उपयोगी है। इसका मुख्य उपयोग बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में होता है। अब देखिए यहां पे पूछा जा रहा है, टेफ्लॉन और डेक्रोन बहुलक होते हैं। बिल्कुल सही बात है। नियोप्रीन एक संश्लेषित रबर है। बिल्कुल सही बात है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है। बिल्कुल। प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है। अगर ये नियोप्रीन है तो ये क्लोरोप्रीन कैसे हो जाएगी? इसका मतलब ये नहीं है। अगर आपको ये तीन ऊपर वाले नहीं डाटा पता है और आपको ये पता है कि ये आर्टिफिशियल या सिंथेटिक रबर है, तब भी आप देखेंगे चार क्योंकि सही नहीं है ऑप्शन, तो ये गया। चार इसमें भी है इसलिए ये भी गया। चार इसमें है इसलिए ये भी गया। अब बचा एक। क्लोरोप्रीन एक कृत्रिम रबर है, इसको नियोप्रीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बाकी ऑलरेडी हमने देख ही लिया। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। यूरिया एवं फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल एवं एसिटल्डिहाइड और मेलामाइन एवं फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड के संश्लेषण या संघनन के द्वारा बनता है। ये देखिए एकदम फैक्चुअल डाटा है, तो ये फैक्ट रूप में ही आपको याद करने होंगे, उसी रूप में आपको समझना पड़ेगा इनको। बेकेलाइट फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है। इसका रासायनिक नाम पॉलीऑक्सी बेंजाइल मैथिलीन ग्लाइको एनहाइड्राइड है। इसका फॉर्मूला ना याद करें तब भी कोई बात नहीं है, जैसे C6H6O होल N, इसका मतलब N मॉलिक्यूल, बहुत लंबा, हजारों मॉलिक्यूल जब मिल जाते हैं तब ये पॉलीमर बनता है। यह थर्मोसेटिंग फिनाइल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है। थर्मोसेटिंग मतलब एक बार जो आकार दे दिया, जो मोल्डिंग हो गई वो हो गई। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग होता है? अभी तो हमने पढ़ा था बेकेलाइट के निर्माण में फिनॉल का इस्तेमाल होता है। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा क्या बनता है? बेकेलाइट बनता है। किसने बनाया था वो ना याद करें तब भी कोई बात नहीं है। 1907 में लियो बैकलैंड ने फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया के फलस्वरूप बेकेलाइट का निर्माण किया था। बेकेलाइट एक तिर्यक संयुग्मित थर्मोसेटिंग बहुलक है जो कठोर एवं ताप प्रतिरोधी होता है। बहुलीकरण की दर को कम या ज्यादा करके क्रमशः मुलायम, अगर बहुलीकरण की दर आपने कम कर दी तो मुलायम मिलेगा, और अगर ज्यादा कर दी तो कठोर बेकेलाइट प्राप्त किया जा सकता है।
बिस्फीनॉल जो चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक आबलिक मुख्य घटक के रूप में कार्य करता है? एग्जैक्टली ये क्या है? काफी ज्यादा मामला आया था कि ये बोतल बनती हैं जो पानी पीने के लिए या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की, उनके निर्माण में इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये पॉलीकार्बोनेट बनाने के लिए एक्चुअली इसका इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से ये चिंता का विषय है। बिस्फेनॉल जो चिंता का कारण है, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक मुख्य घटक है। बिस्फेनॉल की बात करें, एक रसायन है। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का प्रयोग कठोर प्लास्टिक वस्तुएं बनाने में होता है, जैसे बच्चों की बोतल, खाद्य पात्रों इत्यादि के लिए। अब होता क्या है, जैसे हम मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो जो बोतल होती है वो एक ही बार यूज करने के लिए होती है। पानी की जो बोतल आती है नॉर्मली हम लेते हैं अलग अलग कंपनियों के नाम से, वो बोतलें भी एक ही बार सिंगल यूज वाली होती हैं। लेकिन हम लोगों की क्या आदत होती है, एक बार बोतल ले ली, फिर उसको रिफिल करके बार बार यूज करते रहते हैं, जिससे प्लास्टिक के जो पार्टिकल्स हैं बार बार यूज करने की वजह से या धूप में रखे रहने की वजह से उसमें घुलते रहते हैं। कई बार हम प्लास्टिक ऐसा कोई हल्का प्लास्टिक ले लेते हैं या थोड़ा सा आम चलाऊ प्लास्टिक लेते हैं, लोकल कह सकते हैं आप, इस तरह से कोई उसमें ध्यान नहीं दिया जाता है पैरामीटर्स का। अब उसमें अगर हम गर्म खाना रख लेते हैं तो उसमें भी प्लास्टिक के पार्टिकल चले जाते हैं। प्लास्टिक जब हमारे माइक्रो प्लास्टिक या माइक्रो बीड्स के रूप में जब ये हमारे अंदर जाता है, तो असल में ये कैंसर का बहुत बड़ा कारण बनता है, या हमारी जो न्यूरॉन्स हैं उनकी एक्टिविटी में ये कहीं ना कहीं इंटरफेयर करने का काम करता है। इससे क्या हो जाता है, सोचने समझने की जो क्षमता है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है, और खास तौर से इसके द्वारा कैंसर जैसे लक्षण, अलग अलग तरह के कैंसर उभर करके आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए ये उपयुक्त है, क्योंकि यह नमी को अवशोषित कर लेता है। भाई नमी को अवशोषित कर लेगा, पसीना रहेगा नहीं, तो हमारा शरीर थोड़ा सा रिलैक्स फील। ये बात तो बिल्कुल सही। बोला था हमको कि गलत चयन करके दिखाना है, तो ये तो बात सही हो गई। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, भाई बात तो ये भी सही है। ये कह रहा है एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। भैया कृत्रिम रेशम कहा जाता है किसको? रेयन को। भी तो पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे, तो थ्योरी में रेयन का नाम आया था। उसको आर्टिफिशियल कहा जाता है, सिल्क कहा जाता है। का मतलब ये तो मामला गड़बड़ हो गया, एक्रिलिक नहीं रेयन को कहा जाता है, तो ये गलत। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है। बिल्कुल, नॉन स्टिक के बर्तन इसी से बनाए जाते हैं। अब ये इसकी तो बात ही नहीं रही, ऑलरेडी गलत पूछा था, गलत हमको मिल गया। रेयन फाइबर को लकड़ी के गूदे के रासायनिक उपचार द्वारा प्राप्त किया गया था। फाइबर को रेयन या कृत्रिम रेशम कहा जाता है। रेयन को एक प्राकृतिक प्राप्त किया गया है, फिर भी यह एक मानव निर्मित फाइबर है। एक्रिलिक फाइबर एक सिंथेटिक फाइबर है जो गुण में प्राकृतिक ऊन के लगभग समान होता है, रेशम नहीं, ऊन के समान होता है, इसलिए इसे कृत्रिम ऊन भी कहा जाता है। अब यहां पर दो डाटा हैं, एक रेयन, रेयन क्या है? कृत्रिम रेशम है, और दूसरा है क्या? एक्रिलिक। एक्रिलिक क्या है? आर्टिफिशियल ऊन है। ये दो चीज आप अलग याद रख सकते हैं। एक रेयन, बॉक्स से अलग लिख लीजिए ताकि जब रिवीजन करें तो एक ही बार में आपकी निगाह चली जाए, पूरा बॉक्स ना पढ़ने की जरूरत पड़े। कृत्रिम रेशम कहा जाता है इसको। और भैया अगर हम बात करें एक्रिलिक की, इसको कहा जाता है कृत्रिम ऊन। पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट के संदर्भ में, जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भाई एक धागा है, ये फाइबर है, ठीक है, ये चीज क्या है? एक फाइबर है। अब देखेंगे फाइबर के हिसाब से सोचते हुए चलेंगे। इसके तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ उनके गुणधर्मों को प्रबलित करने हेतु और स्ट्रॉन्ग बनाने हेतु सम्मिलित किया जाता है। जो कपड़े हों और बेहतर क्वालिटी के हों इसलिए मिलाया जाता है। तो हाँ भाई, रेशा है तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। कह रहा इससे बने पात्रों को किसी भी मादक पेय को रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है। एक तो पात्र बनाएंगे रेशे से, अगर आप कुछ बनाएंगे तो उसमें से क्या होगा, चीज जो है वो छन करके निकल जाएगी। फिर ये कह रहा है किसी भी, एकदम एक्सट्रीम हो गया, कुछ भी, कोई भी शराब, नशा, कुछ भी, मादक पेय में तो बहुत सारी चीजें आ सकती है ना, कुछ भी रखने के लिए यूज कर सकते हैं। नहीं भाई, ऐसा हो सकता है कि किसी में ये क्या हो जाता हो,
घुल जाता हो, इसकी कुछ मात्रा उसमें घुल करके पहुंच जाए, जिससे बहुत ही खतरनाक रसायन हो जाए और इंसान की डेथ हो जाए, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर कह रहा है इससे बनी बोतलों का पुनर्चक्रण या रिसाइकलिंग कर उससे अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं। अब देखते हैं हम यहां से एक चीज, अगर दो गलत हो जाता है तो ये चला जाता है और ये चला जाता है। प्लास्टिक बोतल कैसे बनाएंगे भाई, बोतल नहीं, ये तो रेसा है ना, इसका मतलब जाना तो ये भी है। अब बचा हमारे पास फोर्थ, इससे बनी वस्तुओं का भस्मीकरण द्वारा बिना ग्रीन हाउस, नहीं, ये देखिए अब यहां पर फिर से एक्सट्रीम आ गया, बिना ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन किए। भाई अगर कोई चीज कार्बन वाली है, उसको हम भस्मीकरण का मतलब जलाएंगे और उसमें से कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलेगी। कार्बन वाली किसी भी चीज को आप जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन कुछ तो निकलेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, मीथेन हो, सारी की सारी गैस तो क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आते हैं, खासतौर से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, इनमें से कोई तो बनेगी। ये कह रहा आसानी से निपटान किया जा सकता है। अगर इसमें बिना नहीं होता, कहता कुछ कम मात्रा में ग्रीन हाउस उत्पन्न करके, तो समझ में आता। कह दिया कि जलाएंगे भी और कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलेगी, ये तो भाई पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये भी गया। अब 4 गया, ये भी गया, अब बचा हमारे पास 3। इसका मतलब इसकी बोतल भी कुछ हद तक बनाई जा सकती है और जिनका रिसाइकलिंग करके अन्य उत्पाद भी बनाए जा सकते हैं। पॉली एथिलीन टेरेफ्थलेट एक मजबूत, कठोर सिंथेटिक फाइबर और राल और पॉलीमर के पॉलीएस्टर परिवार का सदस्य है। यह एक स्थायी प्रेस वाले कपड़ों के लिए रेशों का काम आता है। एक बार प्रेस हो गई तो उसकी क्रीज नहीं टूटेगी, जो लाइनिंग आपने कर दी वो लाइनिंग परमानेंट रहेंगी। इस पर जैसे कपड़े पहन के सो जाते हैं तो अलग अलग टाइप से देखते हैं ना, कपड़ा मुड़ जाता है जगह जगह से। जो सूती कपड़े होते हैं कपास वाले, उनमें ज्यादा सिलवटें आती है, तो सिलवट नहीं आती इसके अतिरिक्त ये डिस्पोजल पेय की बोतलों में फ्लो मोल्ड किया जाता है। ये रेयन, ऊन और कपास जैसे अन्य फाइबर के साथ टिकाऊ प्रेस मिश्रणों में उपयोग किए जाते हैं, जो उन तंतुओं के अंतर्निहित गुणों को मजबूत करते हैं, जबकि कपड़े की झुर्रियों से उबरने की क्षमता में योगदान देते हैं। झुर्रियां नहीं पड़ती हैं। पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट का एक सबसे व्यापक रूप से पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट बोतलें हैं। पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट को उसके मूल उपयोगों में पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है, बिल्कुल इसको रीयूज किया जा सकता है, लेकिन इसमें पुनः संश्लेषण के लिए बहुलक को उसके रासायनिक अग्रदूतों में तोड़ने के लिए उपाय किए गए हैं। भाई जला करके इसको ऐसा नहीं हो सकता है, जला करके इसको ठिकाने नहीं लगाया जा सकता। अब हम एक यहां पर क्वेश्चन देखते, जैसे सीयरिंग एक बर्ड है, सी का मतलब होता है क्या, सीप, तो भेड़ की बात हो रही है, या ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम काट करके ऊन निकालते हैं, उस क्रिया को क्या कहा जाता है, सीयरिंग कहा जाता है। किसी जानवर से ऊन उतारने की। अब सी मिलना चाहिए 2 के साथ, सी मिलना चाहिए 2 के साथ, यहां नहीं मिलता है तो ये गया, यहां नहीं मिलता है तो ये गया, यहां नहीं मिलता है तो ये भी गया। अब बाकियों के देखेंगे, ए मिलना चाहिए 4 के साथ। मतलब मोल्टिंग का मतलब क्या हो गया, ग्रीस, गंदगी, धूल से मुक्त करने के लिए कतरे हुए कच्चे ऊन को धोने की प्रक्रिया। और रीलिंग क्या हो गई, कोए से रेशम निकालने की प्रक्रिया। मोल्टिंग का मतलब है बाहरी परत को छोड़ने की प्रक्रिया। रीलिंग का मतलब है कोयों से रेशम निकालने की, कोकून जिसको कहा जाता है। सीरिंग का मतलब है जानवर के शरीर से ऊन उतारने की प्रक्रिया। स्काउरिंग का मतलब है ग्रीस, गंदगी और धूल से मुक्त करने के लिए कतरे हुए कच्चे ऊन को धोने की प्रक्रिया। अब यहां पे एक क्वेश्चन है कि भाई कह रहा है सही युग्म कौन सा नहीं है। कह रहा है रेयोन, ये क्या है, रूपांतरित स्टार्च है। पार्टेम की बात कर रहा है, संश्लेषित मधुरक है। ऑक्सीटोसिन की बात कर रहा है, हार्मोन है। ये कह रहा है नियोप्रीन, तो ये क्या है, विशिष्ट या संश्लेषित रबर है। यही नहीं होना चाहिए इसमें मैच, ये नहीं है। रेयोन क्या है, रूपांतरित सेलुलोज है, स्टार्च नहीं। क्या है, सेलुलोज है।
रेयोन पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक तंतु है। इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों से किया जाता है। एस्पार्टेम सबसे अधिक सफल और व्यापक रूप से प्रयोग में आने वाला कृत्रिम मधुरक है। मिठाई है, मीठा है, पर इसकी वजह से डायबिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है और नियोप्रीन एक रबर का विशिष्ट प्रकार है। ठीक है, अब अगर हम बात करें अपने सामान्य विज्ञान की इस पुस्तक के बारे में, तो ये पुस्तक आप जरूर से खरीद लीजिए। इसके साथ ही अगर आप क्या कर रहे हैं, इसी साल पीटी का पेपर देने वाले हैं, चाहे वो आईएएस का हो या डिफरेंट स्टेट पीसीएस में से हो, या फिर अगले साल भी आप देने वाले हैं, लेकिन अभी से आपने एमसीक्यू लगाना स्टार्ट कर दिया। इसी चैनल पर भारतीय अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, भू और भारतीय इतिहास से संबंधित क्लासें भी चलाई जा रही हैं, जिनमें आप शामिल होकर के इस चैनल को सब्सक्राइब करके उनमें किए जाने वाले प्रश्नों को भी आप साथ साथ हल करते चलेंगे। तो आप इन पुस्तकों को भी खरीद सकते हैं।